हेलो फ्रेंड्स आज मैं आपके लिए लाई हूँ सामाजिक जीवन में संस्कृति की भूमिका। संस्कृति के बारे में हमने आगे जाना। अब सामाजिक जीवन में संस्कृति की क्या भूमिका है। सबसे पहले व्यक्ति को एक जैविक प्राणी से सामाजिक प्राणी के रूप में परिवर्तन करने वाली प्रक्रिया को ही हम सामाजिक प्रक्रिया कहते हैं। अतः सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक एवं शिशु सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में प्रवेश करता है। वह अपने समूह के कार्य करने के ढंग को समझता है, परंपराओं और सामाजिक मूल्यों से अनुकूलन करता है तथा स्वयं को अन्य सदस्यों के अनुरूप ढालने का पूर्ण प्रयास करता है। वह समाज में रहकर जब वो बाहर जाता है, स्कूल फिर बच्चों के साथ खेलने, तो वहाँ अनेक बच्चों से बहुत सारे उसके दोस्त बन जाते हैं। उनके साथ वो रहकर उनकी जैसे प्रक्रिया करने लगता है, कुछ नया सीखता है, कुछ नया सिखाता है। तो यह है हमारी सामाजिक जीवन में संस्कृति की भूमिका। अब हम पहला पॉइंट पढ़ेंगे, कष्ट की सहनशीलता। कष्ट मतलब तकलीफ, और उसमें हम पढ़ेंगे वुडवर्ड द्वारा विभिन्न प्रजातियों का अध्ययन कर देखा गया है कि भिन्न भिन्न प्रजातियों में कष्ट सहने की सहनशीलता भिन्न भिन्न होती है। सभी जो अलग अलग लोग होते हैं उनमें तकलीफ को सहने की प्रक्रिया भी, सहनशीलता भी अलग अलग होती है। उदाहरण के लिए अगर हम देखेंगे तो अमेरिका की संस्कृति में बच्चों को बाल्यावस्था से ही कष्टदायक परिस्थितियों से दूर रखा जाता है। वहां पे जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उन्हें हर तकलीफ से दूर रखा जाता है, और उन्हें अगर किसी तरह के देखें, यहाँ लिखा है कष्ट सहन करने संबंधी उन्हें कोई अभ्यास नहीं कराया जाता। जैसे थोड़ा सा भी कष्ट, उन्हें भिन्न प्रकार की औषधि दे देते हैं, और उन्हें जैसे बहुत अमीर होते हैं तो उन्हें गरीबी जो सहन करनी नहीं पड़ती है। जैसे हमारे भारतीय में दो पक्ष है, एक अमीर वर्ग और एक गरीब वर्ग। तो अमीर वर्ग जो होता है हमारे यहाँ, उसमें बच्चों को बचपन से जब वो जन्मते हैं तब से लेकर आगे की प्रक्रिया तक उन्हें बिल्कुल ऐशो आराम में रखा जाता है। उनसे तकलीफ को, कष्ट को बहुत दूर रखा जाता है। पर अगर गरीब पक्ष में आएंगे तो वहाँ चाहे वो बॉर्न बेबी क्यों ना, उन्हें हर तकलीफ से बचपन से ही डील करना पड़ता है। वह हर समस्या को बचपन से ही सहन करना सीख जाते हैं। मतलब एक अमीर पक्ष और एक गरीब पक्ष में कष्ट को सहने की सहनशीलता अलग अलग होती है। अमीर वर्ग के बच्चे बहुत मुश्किलों से कष्ट को देखते होंगे, पर गरीब बच्चा बहुत बचपन से ही वह गरीबी में जीता है, बड़ा होता है, तो उसके कष्ट की सहनशीलता बहुत अधिक पाई जाती है। बराबर। तो अब दूसरे पॉइंट में आते हैं, उत्तरदायित्व की भावना। उत्तरदायित्व मतलब जिम्मेदारी। यहाँ पे देखिए, भिन्न भिन्न संस्कृति के लोगों में उत्तरदायित्व की भावना भी भिन्न भिन्न मात्रा में पाई जाती है। अलग अलग संस्कृति के लोगों में उनकी जिम्मेदारी भी अलग अलग प्रकार की पाई जाती है। अध्ययन में यह देखा गया है कि बड़े परिवार और संयुक्त परिवार के बच्चों में उत्तरदायित्व की भावना अधिक मात्रा में पाई जाती है। जहाँ संयुक्त परिवार मतलब बहुत बड़े परिवार होते हैं, 3 से 4 परिवार साथ में रहते हैं, जैसे काका, अंकल, आंटी जो होते हैं। एक परिवार है, जैसे 3 भाई हैं, वो तीनों भाई एक परिवार में रहते हैं, फिर उनके बच्चे साथ में बड़े होते हैं। तो उनमें से जो सबसे बड़ा बच्चा होता है, उसको यह उत्तरदायित्व बचपन से ही सिखाया जाता है। हम देखिए इसमें पढ़ेंगे, तथा छोटे आकार वाले परिवार के बच्चों में उत्तरदायित्व की भावना कम मात्रा में पाई जाती है। बड़े परिवार की अपेक्षा छोटे परिवार में जो बच्चा पलता है, जैसे सिर्फ मम्मी पापा और बेबी होता है, तो उसमें यह भावना थोड़ी कम हो जाती है। उसकी जिम्मेदारी इतनी नहीं होती। हाँ, वो बड़ा होके उसकी पढ़ाई की जिम्मेदारी होगी, काम की जिम्मेदारी होगी, पर बचपन से उसे किसी प्रकार की कोई जिम्मेदारी नहीं होती है। परंतु जब ये संयुक्त परिवार होता है, बड़ा परिवार होता है, जैसे 3-4 भाई परिवार साथ में रहते हैं, उस परिवार के जो बच्चे होते हैं और उसमें से जो बड़ा बच्चा होता है, उसे बचपन से ही जिम्मेदारी का कर्तव्य सिखाया जाता है। जो बड़ा है मतलब अपने छोटे भाई बहनों के प्रति उसका कैसा कर्तव्य होना चाहिए, उनका ध्यान कैसे रखना होता है, वह दायित्व उसे बचपन से ही सिखाया जाता है। आगे देखेंगे,
मेडगासर के टनाला लोगों में यह देखा गया है कि जन्म के बाद से ही बड़े लड़के का पालन पोषण इस प्रकार किया जाता है तथा उसे इस प्रकार प्रशिक्षित किया जाता है कि बड़े होने पर उत्तरदायित्व का निर्वाह कर सके। इसमें मैंने आपको आगे बताया, जैसे बड़े संयुक्त परिवार का जो बच्चा होता है उसमें सबसे बड़ा जो होता है उसके ऊपर जिम्मेदारी पहले से ही डाल दी जाती है और उसे यह सिखाया जाता है कि तुम बड़े हो, तुम्हारी यह जिम्मेदारी है, अपने छोटे भाई बहनों का ध्यान रखना। इस तरह की जो छोटी छोटी जिम्मेदारियां होती है वह उसे सिखाया जाता है। कब से? बचपन से ही। आगे हम बढ़ते हैं, समाज और बाल्य व्यवस्था। पहला है समाज और बाल्य व्यवस्था। समाज के साथ बाल्य व्यवस्था का व्यवहार हम देखेंगे। बाल्य व्यवस्था में सामाजिक विकास, जो बाल्य व्यवस्था है मतलब छुटपन है, उसमें समाज में रहकर उसका विकास कैसे होता है। तो इसमें मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगी। नवजात शिशु का प्रारंभ से संबंध मां से सर्वाधिक होता है। नवजात मतलब बोर्न बेबी जब जन्म लेता है, एक छोटा बेबी जब इस दुनिया में आता है, उसका सबसे पहला संबंध किससे होता है? मां के साथ होता है। एकमात्र कारण यह है कि उसकी अधिकांश आवश्यकताओं की पूर्ति मां से होती है। उसकी सारी जरूरत कौन पूर्ण करता है? मां करती है। मां बच्चों को भोजन ही नहीं देती है बल्कि उसका पूरा ध्यान रखती है। मां केवल उसको खाना ही नहीं खिलाती है बल्कि उसकी छोटी छोटी हर चीज का ख्याल रखती है और उसके खेलने और खुशियों के लिए हर प्रकार के प्रयास करती है। माँ यह पूरा ध्यान रखती है उसके खेलने का, वो कब खुश होता है और वो किस प्रकार खुश हो सकता है, इस प्रकार का माँ ध्यान रखती है। 2 साल की अथवा 2 साल की अवस्था तक बालक के सामाजिक संबंध अधिकांशतः उसके परिवार तक सीमित होते हैं। माँ के साथ स्थापित सामाजिक संबंध बालक में उसके अन्य सामाजिक संबंधों के लिए मॉडल का कार्य करता है। माँ के बाद बच्चा किससे प्रभावित होता है? परिवार के अन्य सदस्यों से। फिर धीरे धीरे किसके साथ होते हैं? समाज के साथ, मतलब वो बाहर जाता है। तो इससे सबसे पहला उसको प्रभावी व्यक्ति कौन होता है? बच्चों को प्रभावित करने वाला पहला व्यक्ति माँ होता है। इसीलिए माँ बच्चे को स्तनपान कराकर, गोद में खिलाकर, थपथपाकर, चुम्बन आदि से अपने स्नेह को प्रदर्शित करती है। माँ बच्चे को केवल दूध ही नहीं पिलाती, उसे अपने गोद में सुलाकर, थपथपाकर, चुम्बन प्यार करके उसके सर पर प्यार से हाथ सहलाती है। उस स्नेह को बच्चा महसूस करता है। इसके कारण वह माँ के बहुत करीब होता है। इन सब का प्रभाव बालक के सामाजिक विकास और व्यक्तित्व पर पड़ता है। इन सब के कारण वह किस बात में उसका विकास होता है? सामाजिक विकास और उसके व्यक्तित्व में। माँ से वह एकदम स्नेही भरा प्रेम उसे मिलता है, तो वह उसका व्यक्तित्व भी, उसके व्यक्तित्व में एक अलग सा निखार आ जाता है। बाल्य व्यवस्था में सामाजिकरण की गति तीव्र हो जाती है। बालक प्राथमिक विद्यालय में जाना आरंभ कर देता है। नए वातावरण तथा नए साथियों के संपर्क, अनुकूलन, समायोजन तथा सामाजिक भावना का विकास होता है। बच्चा जब बाल्य व्यवस्था में होता है तो उसकी सामाजिक गति कैसी होती है? तीव्र हो जाती है। पहले प्राथमिक विद्यालय में जाता है, फिर वहां जाकर एक नया वातावरण उसे मिलता है। पहले तो क्या वो घर के वातावरण में ही रहता था, अपने परिवार के सदस्यों से नया कुछ सीखता था, पर उसने अपना पहला कदम बाहर रखा, विद्यालय गया, वहां एक नया वातावरण उसको मिला, नए साथियों से संपर्क हुआ, अलग अलग वस्तु, अलग अलग लोगों के स्वभाव को उसने देखा, समझा, तथा यह विकास कैसा होता है? तेजी से होता है। कोई बालक यदि समाज विरोधी या व्यक्तिगत व्यवहार करता है तो समूह के सभी सदस्य उसे ऐसा करने से रोकते हैं। अभी बच्चों में बहुत से बच्चे होते हैं, उसमें अलग अलग स्वभाव के बच्चे होते हैं। उसमें से अगर कोई बच्चा ऐसा है जो नॉटी है, मारता है बच्चों को, झूठ बोलता है, तो क्या करते हैं? सब समूह में जो होते हैं बच्चे, सारे फ्रेंड सर्कल होता है, उसमें सब उसे समझाते हैं कि ऐसा नहीं करना है, यह गलत है, तो उसे रोकते हैं। क्योंकि बालक प्रायः किसी समूह का सदस्य होकर भिन्न भिन्न प्रकार की योजनाएं बनाता है। वह स्कूल में जाता है तो उसके मित्र बनते हैं, समूह बनता है, समूह अलग अलग प्रकार का होता है। उसके सदस्य
भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं तो अलग अलग योजनाएं भी बनती है। जैसे एक ग्रुप है तो उसमें खेलने की बातें होगी, फिर वो घर जाएगा तो दूसरा ग्रुप बनेगा उसमें, तो उसमें अलग बातें वो सीखेगा, अलग योजनाएं वो करेगा। खेलता रहता है, वह अलग अलग खेल की योजनाएं बनाता है। थोड़ा और समझदार होगा तो पढ़ाई की योजना करेगा। आपस में वस्तुओं का आदान प्रदान करना सीखता है। शेयरिंग वाली भावना उसके अंदर आती है। जब बच्चा स्कूल जाता है तो सबसे पहली तो वह अपना टिफिन, खाने का जो टिफिन होता है, घर पे उसे सिखाया जाता है कि बेटा शेयरिंग सबसे अच्छी आदत होती है, आदान प्रदान करने की जो हमारी आदत होती है वो सबसे अच्छी होती है। तो वह अपने खाने की वस्तुएं, टिफिन जो होता है, वह अन्य बच्चों के साथ बांटकर खाना सीखता है। कई बार पढ़ाई से संबंधित वस्तुएं जैसे पेंसिल, रबर जो वस्तुएं हैं, वो भी बच्चा शेयर करना मतलब आदान प्रदान करना सीख जाता है। बाल्य व्यवस्था में सामाजिक विकास निम्नवत से होता है। हम आगे देखेंगे। पहला है, जब बालक विद्यालय जाने लगता है तब विद्यालयी वातावरण उसके सामाजिक विकास में सहायक होता है। जब बालक घर से स्कूल की तरफ जाता है तो वहां का वातावरण बिल्कुल उसके लिए नया हो जाता है और उसको कुछ नया सीखने के लिए, विकास के लिए, सामाजिक विकास के लिए उसको सहायक मतलब सबसे महत्वपूर्ण सहायक क्या होता है? वातावरण। विद्यालय का वातावरण उसके सामाजिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण का कार्य करता है। यहाँ पर वह नए वातावरण से अनुकूल करना, सामाजिक कार्यों में भाग लेना तथा नए मित्र बनाना सीखता है। ये मैंने आपको बताया। जब स्कूल जाएगा तो बहुत से बच्चों के साथ वो रहेगा, समूह बनाएगा और अलग अलग मित्र भी बनाएगा। और दूसरा, सामाजिक कार्य मतलब स्कूल में भी वह अन्य कार्यों में भाग लेगा। जैसे बच्चों के छोटे छोटे बच्चों के स्कूल में अलग अलग छोटे छोटे कार्य उन्हें दिए जाते हैं। जैसे एक दूसरे की मदद करना है तो एक छोटा सा प्रोग्राम रखा जाता है। कई बार सांस्कृतिक कार्यक्रम रखे जाते हैं। फिर छोटे बच्चों को जैसे हमारे सांस्कृतिक जो त्योहार आते हैं उन्हें किस तरह मनाया जाता है, वह सब समूह में सिखाया जाता है। दूसरा है, अपने माता पिता तथा अन्य बड़ों की छत्र छाया से अपने को मुक्त करता है। बच्चा जो होता है जब थोड़ा बड़ा होता है, घर के बाहर पहला कदम रखता है तो आस पड़ोस के मित्रों के साथ खेलता है, फिर विद्यालय जाता है, तो वह अपने माता पिता की छत्र छाया से मुक्त होना चाहता है। मतलब वो चाहता है कि उनके अलावा भी वह किसी और से मिले और उनके साथ साथ कम से कम समय बिताए। मतलब अपने माता पिता के साथ कम समय बिताए और अपने जो मित्र होते हैं उनके साथ ज्यादा समय बिताए। अब उनके साथ खेलने कूदने में आनंद नहीं आता। बच्चा बचपन में अपने मम्मी पापा के साथ खेलता है, बड़ा खुश होता है, पर जब उसे दोस्त मिल जाते हैं तो उसे ज्यादा मजा किसके साथ आता है? उसे ज्यादा मजा अपने मित्रों के साथ आता है और खास कर उसे अपनी आयु के बालकों के साथ खेलना अच्छा लगता है। उसके बाद तीसरी पॉइंट है, अपने समूह विशेष के प्रति बालकों की गहरी आस्था या भक्ति भाव पाया जाता है। वह अपने समूह के प्रति एक विशेष भावना रखता है। दूसरा है, दूसरी पीढ़ियों के दृष्टिकोण और विचार में अंतर के कारण माता पिता तथा अध्यापकों की मान्यताओं का बालक की टोली की मान्यताओं और आदर्शों से प्रायः टकराव होता रहता है। अतः बालकों के सामने समायोजन से संबंधित नवीन समस्याएं उत्पन्न हो जाता है। दूसरी पीढ़ियों के दृष्टिकोण और विचारों में अंतर होता है। अब देखिए, यहाँ पे अपने समूह, उनका जो समूह बनता है मित्रों का, उनके प्रति वो एक भावना रखते हैं। मतलब हम सब साथ में रहेंगे, सारे कार्य साथ में करेंगे, एक दूसरे की मदद करेंगे। तो ये दूसरी पीढ़ी हो गई और उसमें अध्यापक भी आ गई। तो अब इनमें कैसा हो जाता है? एक अंतर आ जाता है। बराबर। अंतर के कारण माता पिता तथा अध्यापकों की मान्यताओं का बालक की टोली की मान्यता और आदर्शों से प्राय टकराव होता रहता है। अब बच्चे ना बोलना सीख जाते हैं। अगर उन्हें कहा जाता है कि ये नहीं ऐसा, वो नहीं ऐसा, तो वो क्या करते हैं? टकराव करते हैं। बराबर। तो अतः बालकों के सामने समायोजन की संबंधित नवी समस्या उत्पन्न हो जाती है। आगे, समूह के सदस्य के रूप में बालक बालिकाओं के अंदर अनेक सामाजिक गुणों का विकास होता है। जब वो सर्कल में काम करते हैं, एकजुट होकर काम करते हैं, तो उनके अंदर सामाजिक गुणों का विकास होने लगता है। उत्तरदायित्व मतलब जिम्मेदारी, सहयोग मतलब एक दूसरे की मदद करना, साहस मतलब हिम्मत, सहनशीलता जैसे किसी
प्रकार का कष्ट आया तो उसे सहन करने का उनमें एक ताकत आ जाती है। आत्मनियंत्रण, खुद पे एक आत्मविश्वास आ जाता है। न्यायप्रियता, उन्हें सच बोलने की हिम्मत आती है। आदि गुण बालक में धीरे धीरे उदय होने लगते हैं। पर किससे होने लगते हैं? जब वह एक समूह में मिलकर कार्य करते हैं। बालक बालिकाओं की रुचियों में स्पष्ट अंतर दिखाई देता है। बालक और बालिका दोनों के अंदर की जो रुचियां होती हैं वो अंतर होती है, दोनों के बीच अंतर होता है, यह हमें दिखाई देता है। लड़के जो होते हैं उन्हें दौड़ने भागने वाले खेल कूद, घर के बाहर घूमने, मारधाड़ करने जैसे कार्यों में अधिक रुचि होती है। लड़के जो होते हैं उन्हें बचपन से ही खूब मस्ती करने का शौक होता है। वो ज्यादातर एक जगह पे बैठना पसंद नहीं करते हैं। ऐसे खेल खेलना पसंद करते हैं जो खूब मस्ती वाले हो, मार धाड़ वाले हो, दूसरों को परेशान करने वाले हो, वैसे खेल उन्हें पसंद आता है। पर बालिकाओं का ऐसा नहीं होता है। बालिका अक्सर ऐसे खेल खेलती है जिसमें वो घर में एक जगह पर बैठ के खेलना चाहे, जैसे अपने गुड्डे गुड्डी की शादियां कराना होता है, या अपनी गुड़िया को तैयार करना होता है, या फिर ऐसे छोटे छोटे फूल बनाना होता है। ऐसे छोटे छोटे क्राफ्ट जो होते हैं ना, वो बच्चियों को करना बड़ा पसंद आता है और उन्हें इस तरह के भागा दौड़ बिल्कुल पसंद, खास करके मार धाड़ बालिकाओं को बिल्कुल पसंद नहीं होता है। हाँ, दौड़ना, बाहर खेलना ये बच्चियों को पसंद होता है, बालिकाओं को ये सब की खेल पसंद होते हैं, परंतु मार धाड़ बिल्कुल पसंद नहीं होता। स्वत्वाधिकार का भाव बालकों में कम पाया जाता है। सार्वजनिक सम्मान की भावना अधिक पाई जाती है। यह सामाजिक विकास की प्रगति बताता है। बाल्य व्यवस्था में ही नेतृत्व के गुणों का विकास आरंभ हो जाता है। उसके बाद है क्रो के अनुसार 6 से 10 वर्ष तक के बालक अपने वांछनीय तथा अवांछनीय व्यवहार में निरंतर प्रगति करता रहता है। बहुधा उन्हीं कार्यों को करता है जिनके किए जाने का कोई उचित कारण जान पड़ता है। वह अपनी बुद्धि के बल पर समाज के अनुकूल काम करता है। यहाँ पे क्रो के अनुसार 6 से 10 वर्ष की जो आयु होती है उनमें उनके कार्य, मतलब उनके व्यवहार के बारे में उनको पता चलता है, सही या गलत, इस कार्य के बारे में उन्हें निरंतर पता चलता है और वह अपने कार्य के प्रति एकजुट होते रहे कि हमें यह कार्य करना है, तो इससे उनके निरंतर प्रगति होती रहती है। प्राय ऐसे बालक जिन्हें परिवार तथा साथियों में प्रशंसा, सम्मान और मान्यता नहीं मिलती, वे उद्दंड बन जाते हैं। जिन बालकों के परिवार में उनकी प्रशंसा, सम्मान, मान्यता नहीं मिलती है, तो वो बच्चे कैसे होते हैं? उद्यमी बन जाते हैं। इस प्रकार के बालकों का व्यवहार सबके लिए चिंताजनक होता है। ये बालक समस्या बालक बन जाते हैं। ये कैसा होता है? जब बच्चे को जब वो छोटा होता है ना, तो उसे अटेंशन बहुत चाहिए होता है। मम्मी पापा और सारे जो परिवार के मेंबर्स होते हैं ना, तो वो चाहते हैं कि ये सारे मेरी तरफ आकर्षित रहे, उसकी तारीफ करे, प्रशंसा करे, सम्मान करे। एक जो बड़े अडल्ट लोग होते हैं ना, उनके जैसा व्यवहार उनके साथ किया जाए। जैसे उन्हें रात को हम खाना खाते हैं, तो खाना खाते समय उन्हें छोटी सी डिश में नहीं पसंद है, उन्हें पसंद होता है जैसे बड़ों की डिश होती है ना, अलग अलग बॉक्सेस होते हैं, उसमें सब्जी, रोटी, सलाद, दाल, अचार, ये सब भले वो खाए ना खाए, पर उन्हें इस तरह का रिस्पेक्ट अगर दिया जाता है ना, वो बड़े खुश होते हैं। और हर छोटी छोटी बात पे उनकी अगर प्रशंसा की जाए तो वो बड़े खुश हो जाते हैं। अगर इस तरह की भावना बच्चों में होती है ना, तो उसके व्यक्तित्व का खूब विकास हो जाता है। परंतु अगर ऐसा नहीं होता है तो वो बच्चे चिड़चिड़े हो जाते हैं, उद्यमी हो जाते हैं और उनके मन में ऐसी भावना जागती है कि हमें किसी भी तरह का महत्व नहीं दिया जाता घर में। तो ऐसे बच्चों के लिए है ना, बहुत समस्याजनक बात उत्पन्न हो जाती है। आगे है, इस अवस्था में वे कई प्रकार के खेल खेलते हैं। इन खेलों के द्वारा वह सामाजिक संपर्क स्थापित करते हैं। बच्चे समूह में अलग प्रकार के खेल खेलते हैं जिससे सामाजिक संपर्क उनका स्थापित होता है और उसमें सामाजिकता का विकास होता है। अलग अलग खेल खेलेंगे तो अलग अलग खेलों के प्रति माहिती उन्हें पता चलेगी, तो उनकी सामाजिकता का विकास होता है। इस समय उसमें संगठित रूप से खेल खेलने की प्रवृत्ति अधिक होती है।
ये उनकी जो आयु होती है उनमें संगठित रूप से खेल खेलने की प्रवृत्ति उनमें अधिक प्रकार से पाई जाती है। बालक सहयोग से खेलना तथा सामाजिक नियमों का पालन करना सीख जाता है। जब वो मिलकर, अकेले में बच्चा खेल नहीं पाएगा, हाँ उसके टॉयज के साथ खेल लेगा, पर बच्चा जब 10 बच्चों के साथ, 7-8 बच्चों के साथ मिलकर एक समूह में खेलता है ना, तो उसके ज्ञान का भी विकास होता है। एक नए नए तरह के खेल खेल सकता है। अकेला वो खेलेगा तो बस उतना ही समय वो खेल पाएगा जितने उसके पास टॉय है, और उसके ज्ञान का विकास नहीं हो पाएगा। परंतु समूह के सहयोग से वो खेलता है तो नए खेल का विकास होता है। वो नई खेल खेलना सीखता है, उसकी माहिती एकत्रित करता है, उसके व्यक्तित्व का विकास होता है, और समूह में कैसे रहा जाता है वो भी सीखता है। सामाजिक नियमों का पालन करना सीखता है। मतलब कैसा होता है, 7-8 बच्चों के साथ खेलेगा तो सबके स्वभाव के बारे में पता चलेगा। खेल के नियम सीखेगा तो नियमों का पालन करना सीखेगा। झूठ बोलना बिल्कुल नहीं सीखेगा। इसीलिए सामाजिक नियमों का पालन वो करना किससे सीखता है? समूह के सहयोग से सीखता है। खेल उसके सामाजिक जीवन का एक अंग बन जाते हैं। बच्चे का सबसे पहला सामाजिक जीवन का अंग क्या बन जाता है? खेल। खेल उसके जीवन का एक महत्वपूर्ण भाग बन जाता है, और खेल के ही कारण उसके शरीर का विकास भी हो पाता है, मानसिक विकास भी हो पाता है। उसके व्यक्तित्व का एक विशेष प्रकार से खेल उसके सामाजिक जीवन का एक अंग बन जाता है, जिसके कारण उसके व्यक्तित्व का विकास हो पाता है। तो फ्रेंड्स, आज का क्लास हमारा यहीं पे पूरा होता है। और एक बात, मैंने अपने चैनल के डिस्क्रिप्शन में एक प्रोडक्ट की लिंक डाली हुई है, तो फ्रेंड्स उस लिंक को आप क्लिक कीजिए और अनेकों प्रोडक्ट वहां पे देखिए। अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप उसे परचेस कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आप सभी को मेरी तरफ से बाय।